गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी को नमस्कार। आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं प्रसव की प्रथम अवस्था। आप जानते हैं कि लेबर के अंदर 4 स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज, जिसके अंतर्गत पहले जो प्रीवियस क्लास के अंदर स्टेजेस ऑफ लेबर के बारे में बात किए थे। फर्स्ट स्टेज लेबर क्या है, उसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, उसके सब टाइप कितने हैं, उसके बारे में बात किए थे। आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे फर्स्ट स्टेज लेबर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन, साथ ही साथ में फिजियोलॉजिकल चेंजेस, क्या फर्स्ट स्टेज के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, हेडिंग डालिएगा फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था प्रसव की प्रथम अवस्था को सर्वाइकल फेस या डायलेटिंग फेस के नाम से जाना जाता है। सर्वाइकल फेस या डायलेशन फेस के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसके अंदर सर्विक्स का क्या होता है, डायलेशन होता है। यह अवस्था वास्तविक ट्रूफेन से साथ में प्रारंभ होती है और कंप्लीट फुल डायलेशन के साथ में ये कंप्लीट होती है। जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है वो कब स्टार्ट होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है? ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होती है और कंप्लीट होती है फुल डायलेशन, कंप्लीट डायलेशन के साथ में ये संपन्न हो जाती है। प्रथम बार गर्भवती होने वाली महिलाओं में इसकी कुल अवधि होती है वो 12 से 14 घंटा होती है, जबकि दूसरी या इससे अधिक मां बनने वाली मल्टीपेरा में इसकी अवधि 6 से 8 घंटे होती है। तो इस प्रकार से मैं कहूं कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर ट्रू पेन से स्टार्ट होती है, फुल डायलेशन 4 फिंगर या 10 सेंटीमीटर पे ये क्या होती है, कंप्लीट होती है। प्रेमीग्रिविडा और मल्टीग्रिविडा के अंदर टाइम ड्यूरेशन के बारे में बात करें तो प्रेमीग्रिविडा जिसमें पहली बार महिला प्रेग्नेंट हुई है, जिसके अंतर्गत 12 से 14 घंटा टाइम लगेगा, और उसके बाद में मल्टीग्रेविडा जिसके अंतर्गत 2 या 2 से ज़्यादा बार प्रेग्नेंट हुई है तो उनके अंदर क्या है, 6 से 8 घंटे का टाइम ड्यूरेशन लगता है। ये तो मैंने बच्चों पहले ही प्रीवियस क्लास के अंदर बताया हुआ है। प्रसव की प्रथम अवस्था को निम्न 3 फेस में बांटा गया है। 3 फेस के अंदर सब डिवाइड किया गया था, लेटेंट फेस, एक्टिव फेस और ट्रांजिशन फेस। ठीक है, तो यहां तक तो पूरा पढ़े हुए थे। अब देखिएगा फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर जिसके अंतर्गत क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेज पाया जाता है। फिजियोलॉजिकल एक फंक्शनल रूप से फिजियोलॉजिकल चेंजेज क्या क्या पाए जाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रसव की प्रथम अवस्था के दौरान होने वाले शरीर क्रियात्मक परिवर्तन, प्रसव की प्रथम अवस्था के दौरान होने वाले मुख्य फिजियोलॉजिकल चेंजेज निम्न प्रकार से हैं। कौन कौन से चेंजेज है जिसके अंतर्गत बात करेंगे अपन आज जो डिटेल के साथ में पढ़ेंगे। सबसे पहले है पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, सर्वाइकल डायलेशन, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर जिसके अंतर्गत क्या आ रहा है, सबसे पहले क्या हो रहा है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, पेनफुल हो रहा है। दूसरा बात करेंगे डायलेशन ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स का डायलेशन होगा, लोअर यूट्राइन सेगमेंट का निर्माण होगा। उसके बाद में सर्वाइकल इपेसमेंट, शो की उपस्थिति, बैग ऑफ वाटर का निर्माण, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, चेंजेज इन वाइटल साइन। तो इस प्रकार से 8 टाइप के पैरामीटर्स है जिसके अंतर्गत आज पढ़ेंगे कि इनके अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेज किस प्रकार से हो रहा है। देखिएगा, जब बच्चों आपको फिजियोलॉजिकल चेंजेस के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी रहेगी तो ऐसी कंडीशन में आप उसका मैनेजमेंट, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर जिसका मैनेजमेंट अच्छी तरीके से कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हेडिंग डालिएगा दर्द युक्त गर्भाशय संकुचन की उपस्थिति। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना। फिजियोलॉजिकल चेंजेस के अंदर यहां पे लिखा हुआ है दर्द युक्त यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। शुरुआती कंडीशन के अंदर जो दर्द होता है वो पेनलेस होता है, ठीक है, परंतु जैसे ही फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर ट्रू पेन स्टार्ट होता है
वहां पे पेन होना स्टार्ट हो जाता है और उसके साथ साथ में क्या हो रहा है, यूटेराइन का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। हालांकि गर्भवती महिला में प्रेगनेंसी की शुरुआती सप्ताह के दौरान में यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन प्रेजेंट होते हैं जो कि अनियमित इरेगुलर होता है और दर्द रहित होते हैं, लेकिन प्रसव प्रक्रिया की शुरुआत होने के साथ में ये पेनफुल हो जाते हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी इंटेंसिटी और ड्यूरेशन बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से मैं कहूं कि दर्द युक्त यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, जिसके अंतर्गत शुरुआती कंडीशन में आप जानते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्शन तो पहले भी आते थे, जैसे ब्रेक्स हिस कॉन्ट्रैक्शन, तो इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्शन आते हैं परंतु वो पेनलेस थे। तो ट्रू पेन स्टार्ट होने के साथ में ही ये क्या हो जाता है, पेनफुल हो जाता है। तो पहले क्या है, एक इरेगुलर और पेनलेस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होते थे शुरुआती कंडीशन के अंदर, परंतु जैसे ही प्रसव की प्रक्रिया शुरुआत होती है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर दर्द युक्त यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन भी क्या होते हैं, बढ़ने लग जाते हैं। तो एक पहला फिजियोलॉजिकल चेंजेस ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा, डायलेशन ऑफ द सर्विक्स। सर्विक्स का क्या हो रहा है, डायलेशन हो रहा है। देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट क्या हो रहा है, सर्विक्स का क्या हो रहा है, डायलेशन हो रहा है। अब देखिएगा, पहले कहानी को पढ़ लेते हैं। सर्विक्स का पूर्ण विस्तारण होना प्रसव की प्रथम अवस्था की मुख्य घटना है, मेन कंपोनेंट है बच्चों, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, जिसके अंतर्गत डेफिनेशन के अंदर बात किया था कि ट्रू पेन से स्टार्ट होता है और फुल डायलेशन पे प्रथम स्टेज है, प्रसव की प्रथम स्टेज है, वो कंप्लीट होती है। फुल डायलेशन मीन्स 10 सेंटीमीटर, याद रखना है, या फॉर फिंगर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो मुख्य कंपोनेंट है बच्चों, ध्यान रखना है। सर्विक्स का विस्तारण अंगुलियों के द्वारा नापा जाता है, इसे सेंटीमीटर में लिखा जाता है। कैसे मापते हैं, फिंगर के द्वारा मेजरमेंट किया जा सकता है। वेजाइना के अंदर क्या डालते हैं, अंगुली डालते हैं, 2 जा रही है, 3 जा रही है, 4 जा रही है, ठीक है ना। इस प्रकार से अंगुलियों के द्वारा नापा जाता है और उनको सेंटीमीटर में लिखा जाता है। यदि सर्विक्स का विस्तारण 1 अंगुली के बराबर है, ध्यान रखिएगा, यदि बात कर रहे हैं कि वेजाइना के थ्रू अंदर अंगुली डालते हैं, 1 अंगुली जा रही है, तो इसका मतलब हुआ कि सर्विक्स लगभग 2 सेंटीमीटर डायलेट हो गई है। जब सर्विक्स का विस्तारण लगभग 10 सेंटीमीटर हो चुका होता है, तो यह माना जाता है कि सर्विक्स पूरी तरह से विस्तारित हो चुकी है। इस प्रकार से मैं कहूं कि डायलेशन ऑफ द सर्विक्स, इस सर्विक्स का डायलेशन के अंदर क्या हो रहा है कि सबसे पहले सर्विक्स का डायलेशन के लिए जो फुल डायलेशन होता है, फुल डायलेशन ये प्रथम स्टेज, जो लेबर की प्रथम स्टेज है, वो कंप्लीट हो जाती है। इनको किससे मेजरमेंट करते हैं बच्चों, फिंगर से मेजरमेंट करते हैं, फिंगर, जिसके अंदर एक फिंगर जो जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 सेंटीमीटर। मैंने बच्चों आपको बताया था 4 फिंगर इक्वल 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कितना हो रहा है, 8 सेंटीमीटर हो रहा है ना, तो इस प्रकार से थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है। इस बात को बच्चों आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, आपको इमेज के द्वारा दिखाते हैं कि इस प्रकार से डायलेशन हो रहा है, सर्विक्स का डायलेशन हो रहा है। जैसे यहाँ पे ये वाला पोर्शन है वो सर्विक्स है, ये है सर्विक्स, ठीक है ना। सर्विक्स जैसे यूटरस है, ये वाला इससे ऊपर क्या है, यूटेरस, गर्भाशय है यूटेरस, और ये क्या है, वेजाइना। तो वेजाइना और यूटरस है, इसके बीच वाली जो पोजीशन है वो उसको बोलते हैं सर्विक्स, है ना। अब इसके अंदर सर्विक्स इज नॉट एपेस्ट या डायलेटेड,
इसके अंदर सर्विक्स क्या है, यहाँ पे देखो डायलेटेड नहीं है, ठीक है, यहाँ पे सर्विक्स क्या है, डायलेटेड है ही नहीं। इसके अंदर क्या है, फिंगर जाएगी अंदर, नहीं जा पाएगी, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, यहाँ पे 50% है ना इपेसमेंट है और नॉट डायलेटेड, यहाँ हल्की सी डायलेटेड है, ज्यादा नहीं है। उसके बाद में बात करते हैं, ये वो जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो कितना है, डायलेटेड कितना है, 1 सेंटीमीटर डायलेटेड है। और उसके बाद में यहाँ पे देखो डायलेटेड होकर के देखो इतना गैप आ गया है, ठीक है, कितना सेंटीमीटर डायलेट है, सर्विक्स इज 7 सेंटीमीटर डायलेटेड, और ये है बच्चों फुल डायलेटेड है। अब इस कंडीशन में बच्चा यहाँ पे नीचे आ सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, फुल डायलेटेड मतलब 10 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर क्या कितने फिंगर जा सकती है, 4 फिंगर। वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं तो यहां से 4 फिंगर अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं। अंडरस्टैंड, 4 फिंगर का मतलब हुआ कि फुल डायलेशन हो गया है, बच्चा अभी डिलीवरी होगा। अंडरस्टैंड। तो इस प्रकार से सर्वाइकल डायलेशन वाली प्रक्रिया फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर देखने को मिलती है, डायलेशन ऑफ द सर्विक्स। डायलेशन ऑफ सर्विक्स के बारे में आप समझ गए। अब देखिएगा, तो इस प्रकार से डायलेशन आपको यहां से देखना है, ये इस प्रकार से डायलेशन वाली कंडीशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लोअर यूट्राइन सेगमेंट का निर्माण होना। लोअर यूट्राइन सेगमेंट देखिएगा, लोअर यूट्राइन सेगमेंट के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा इमेज के अंदर पहले आपको दिखा देता हूं। इमेज के अंदर देखिएगा, ये बच्चा है, इसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है कि यहां पे 2 रिंग का फॉर्मेशन हुआ है, एक ये एक ये। इस प्रकार से एक यहां पे रिट्रैक्टिंग रिंग है जिसके अंतर्गत 2 लोब के अंदर बांटा गया है, अपर यूटेराइन सेगमेंट और ये है लोअर यूटेराइन सेगमेंट। 2 प्रकार के सेगमेंट आपको देखने को मिल रहा है बच्चों, एक ये एक ये। अंडरस्टैंड, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, एक ये वाला देखो, मैं इस प्रकार से ये वाला एक ये, ठीक। इस प्रकार से अपर यूट्राइन सेगमेंट और लोअर यूट्राइन सेगमेंट का फॉर्मेशन होता है। देखिएगा कैसे होता है, क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, लोअर यूट्राइन सेगमेंट का निर्माण प्रसव के दौरान गर्भाशय संकुचन के प्रभाव से यूट्रस 2 भिन्न भिन्न भागों में विभाजित हो जाता है। इसमें से ऊपरी खंड तुलनात्मक अधिक मोटा मांसल सक्रिय होता है, जिसे ऊपरी गर्भाशय कहा जाता है। सेगमेंट के बारे में बात करें, मैंने अभी आपको बताया था इस प्रकार से कि 1 और 2, इस प्रकार से ये जो अपर यूट्राइन सेगमेंट है, जो क्या है अपर यूट्राइन सेगमेंट, जिसके अंदर थिकर है, मोटा है, एक तो क्या है थिकर है, मसल इज रिलेटेड टू मस्कुलर है, और उसके बाद में ये तीसरा है एक्टिव है। इस प्रकार से इन लोअर अपर यूट्राइन सेगमेंट थिकर है, मस्कुलर है और एक्टिव है। और ये जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट है, ये है बच्चों लोअर यूट्राइन सेगमेंट। अपर यूट्राइन सेगमेंट तुलनात्मक बड़ा होता है, किसकी तुलना में, लोअर यूट्राइन सेगमेंट की तुलना में। इसके विपरीत निचला खंड तुलनात्मक थिनर होता है, ये पतला होता है, ये पतला होता है, इनएक्टिव होता है, जिसे कि निचला गर्भाशय खंड कहते हैं। तो निचले वाला क्या होगा, इनएक्टिव होगा, और ऊपर वाला क्या होगा, एक्टिव होगा। ऊपर वाला है मोटा है, नीचे वाला क्या है, पतला है। ये इतनी बातें बच्चों आपको क्या रखना है, याद रखना है। निचले गर्भाशय खंड का क्लिनिकल इंपोर्टेंस के बारे में बात करें कि लोअर यूट्राइन सेगमेंट है, एक क्लिनिकली रूप से क्या उसका इंपोर्टेंस है। यह गर्भ शिशु को बाहर निकालने के लिए सहायक होता है। अब लोअर यूट्राइन अपर यूट्राइन सेगमेंट और लोअर यूट्राइन सेगमेंट, बच्चा ऊपर है उससे नीचे आएगा, तो लोअर यूट्राइन सेगमेंट से बच्चा क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो एक्सपल्सन ऑफ द फीटस इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, क्लिनिकल रेस्पॉन्सिबल है। सिजेरियन सेक्शन इसी खंड के द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बच्चों, सिजेरियन सेक्शन है इसी खंड से किया जाता है।
जब सर्जिकल प्रोसीजर किया जाता है तो इंसिजन कहां लगाते हैं? लोअर यूट्राइन सेगमेंट पे लगाया जाता है। यदि प्लेसेंटा निचले गर्भाशय खंड में आरोपित है तो इसे एक असामान्य स्थिति होती है जिसे प्लेसेंटा प्रीविया कहा जाता है। बच्चों आप जानते हैं कि ये यूट्रस है, यूट्रस के अंदर ये वाला पोर्शन है लोअर यूट्राइन सेगमेंट, और लोअर यूट्राइन सेगमेंट के पास में जो प्लेसेंटा है वो इम्प्लांटेड है, तो उसको बोलते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। तो प्लेसेंटा प्रीविया क्या है? प्लेसेंटा प्रीविया वह कंडीशन जिसके अंतर्गत जो प्लेसेंटा है उसका जो अटैचमेंट है वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में है। एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर प्लेसेंटा है, नॉर्मल कंडीशन के अंदर प्लेसेंटा का जो अटैचमेंट होता है, जो कहां पे होता है? अटैचमेंट होता है अपर यूट्राइन सेगमेंट पे होता है, अपर यूट्राइन सेगमेंट पे होता है। ये आप जान गए। तो इस प्रकार से यहां लिखा हुआ है यदि प्लेसेंटा निचले गर्भाशय खंड में आरोपित होती है तो ये एक असामान्य स्थिति होती है जिसे प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। इस खंड में पुणे कॉन्ट्रैक्शन का गुण तुलनात्मक बहुत कम होता है, अतः इस खंड में प्लेसेंटा का आरोपण होता है तो प्रसव के बाद में पीपीएस की संभावना बढ़ जाती है। मैंने बच्चों आपको बोला था कि लोअर यूट्राइन सेगमेंट है वो इनएक्टिव होता है। लोअर यूट्राइन सेगमेंट इनएक्टिव होने की वजह से वहां पे कॉन्ट्रैक्शन है वो नहीं होगा। बच्चे की डिलीवरी होने के बाद में यदि प्लेसेंटा का अटैचमेंट यहां है तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, तो क्या होगा? पीपीएस होगा, पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज ये होने की संभावना क्या होगी बच्चों? ज्यादा होगी। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि लोअर यूट्राइन सेगमेंट क्लिनिकल इंपोर्टेंस के रूप में बात करें तो एक तो है बच्चे का एक्सपल्सन ऑफ द फीटस, बच्चा का डिलीवरी, बच्चे को बाहर निकालने के लिए। दूसरा है कि इसके अंदर सिजेरियन सेक्शन इसी खंड से किया जाता है। तीसरा यह है कि इसके अंदर क्या होता है कि प्लेसेंटा यदि लोअर पार्ट के अंदर है, अटैचमेंट नॉर्मल प्लेसेंटा तो यूट्रस के अपर यूट्राइन सेगमेंट पे होता है, परंतु यहां पे नीचे लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर है तो जिसको क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा प्रीविया। और यदि प्लेसेंटा प्रीविया वाली कंडीशन है मतलब एबनॉर्मल कंडीशन है, डिलीवरी होने के बाद में जब यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होता है? ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी और ब्लीडिंग है वो नहीं होगी। परंतु यहां पे लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर यदि प्लेसेंटा प्रीविया वाली कंडीशन के अंदर डिलीवरी हुई है तो पीपीएस होने की संभावना ज्यादा है, मतलब पोस्टपार्टम हेमरेज होने की संभावना रहेगी। बच्चा होने के बाद में क्या होगा? ब्लीडिंग रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं। तो यही तो मैंने आपको अभी बताया, इमेज के अंदर आपको देखने के मिल गया कि इसके अंदर दो लोब का फॉर्मेशन होता है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों सर्वाइकल इपेसमेंट। अब सर्वाइकल इपेसमेंट के बारे में बात करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक होता है सर्वाइकल डायलेशन, देखिएगा बच्चों ध्यान रखिएगा, सर्वाइकल डायलेशन, एक है सर्वाइकल डायलेशन, एक है सर्वाइकल इपेसमेंट। सर्वाइकल डायलेशन के अंदर क्या है कि सर्विक्स इस प्रकार से है तो क्या होगा? मान लीजिए ये सर्विक्स इस प्रकार से है तो इस प्रकार से डायलेट होगा, ठीक है ना। इसमें और इसमें क्या है? गैप ज्यादा होगा। जैसे पहले सर्विक्स इतना डायलेट है, फिर बाद में इतनी हुई, फिर बाद में इतनी हुई, तो इस प्रकार से ये जो गैप है ये क्या है? सर्विक्स डायलेट हो रही है, तो सर्वाइकल डायलेशन कहा जा सकता है। जिस प्रकार से सर्वाइकल डायलेशन होगा उस कंडीशन के अंदर जो सर्वाइकल इपेसमेंट होता है वो क्या हो जाता है? कम होने लग जाता है। सर्वाइकल डायलेशन होगा तो सर्वाइकल इपेसमेंट है वो कम होगा, क्योंकि इस प्रकार से डायलेशन वाली प्रक्रिया होती है, सर्विक्स ऐसे डायलेट होगी तो उस कंडीशन में सर्विक्स के पास की जो मसल्स है वो ऊपर की तरफ जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इस कंडीशन में
जो सर्विक्स की जो साइज है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखिए सर्वाइकल इपेसमेंट के बारे में बात करें, सर्वाइकल इपेसमेंट वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सर्विक्स के मस्कुलर फाइबर्स हैं ऊपर की ओर खिंच जाते हैं और निचले गर्भाशय खंड की पेशियां तंतु में मिल जाती है। इस प्रक्रिया के द्वारा सर्विक्स पतली हो जाती है। सर्विक्स क्या हो जाती है, पतली हो जाती है और इसकी लंबाई भी कम हो जाती है। तो इस प्रकार से मैं कहूं कि सर्वाइकल इपेसमेंट के अंदर जिस प्रकार से सर्वाइकल डायलेशन होता है, सर्वाइकल डायलेशन होगा तो उस प्रकार से सर्वाइकल इपेसमेंट की प्रक्रिया भी होती है। सर्वाइकल इपेसमेंट के अंदर जैसे ही इपेसमेंट होता है तो मस्कुलर फाइबर है वो क्या होते हैं, ऊपर की तरफ खींच जाते हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ खींच जाती है और लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर क्या हो जाता है, ये पेशियां मिल जाती है, जिसकी वजह से सर्विक्स क्या हो जाती है, पतली हो जाती है और लंबाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो सर्विक्स एक तो पतली हो जाएगी और एक लंबाई जो सर्विक्स की ज्यादा थी वो क्या होगी, कम हो गई। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। प्राइमरी ग्रेविडा में स्पेसमेंट की प्रक्रिया, प्राइमरी ग्रेविडा के अंदर क्या लिखा हुआ है, प्राइमरी ग्रेविडा में इपेसमेंट की प्रक्रिया डायलेशन से पहले होती है, जबकि मल्टी ग्रेविडा में ये दोनों प्रक्रिया साथ साथ होती है। अब इपेसमेंट के बारे में बात करें, जो पहली बार महिला प्रेग्नेंट होती है उस कंडीशन में डायलेशन से पहले ही क्या हो जाता है, इपेसमेंट हो जाता है। क्या होता है, डायलेशन से पहले ही इपेसमेंट की प्रक्रिया हो जाती है। और मल्टीग्रेविडा के अंदर डायलेशन और इपेसमेंट दोनों ही क्या है, साथ साथ में होते रहते हैं। सर्विक्स के इपेसमेंट की प्रतिशत में इंडिकेट किया जाता है, जैसे 25%, 50% और 100%। जब सर्विक्स की मोटाई 0.25 सेंटीमीटर से कम हो जाती है तो ऐसा माना जाता है कि सर्विक्स का इपेसमेंट है वो 100% हो चुका है। अब इससे आपको ये मालूम होगा, ये मालूम पड़ा है कि इपेसमेंट वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एक स्ट्रेसिंग वाली कंडीशन होती है, जिसके अंतर्गत जो मस्कुलर फाइबर है वो क्या है, ऊपर की तरफ जाते हैं और सर्विक्स के अंदर मिल जाते हैं, जिसकी वजह से सर्विक्स वाली पार्ट है वो पतली हो जाती है। सर्विक्स क्या हो जाती है, पतली हो जाती है और लंबाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब प्राइमरी ग्रेविडा के अंदर जो इपेसमेंट होता है वो पहले होता है, डायलेशन से क्या होता है, पहले इस इपेसमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। और मल्टी ग्रेविडा के अंदर डायलेशन और इपेसमेंट दोनों ही साथ साथ में होते हैं। जब इपेसमेंट है उसको मेजरमेंट करने की बात करें तो परसेंटेज के अंदर किया जाता है 20%, 50%, 100%। इस प्रकार से यदि मैं कहूं कि सर्विस की मेजरमेंट के बारे में बात करें, 0.25 सेंटीमीटर यदि मोटाई है तो इसका मतलब है कि इपेसमेंट पूरा है, फुल है। इस प्रकार से देखिएगा, यहां पे आपको इमेज के अंदर देखने को मिल रहा है इपेसमेंट वाली प्रक्रिया, सर्वाइकल इपेसमेंट एंड डायलेशन। इपेसमेंट और डायलेशन दोनों ही बताया गया है। ये है सर्विक्स, ये है वेजाइना और ये है यूट्रस। इसमें है नॉट इपेस्ड और नॉट डायलेट, न डायलेट है न इपेस्ड है। ठीक है, न इपेसमेंट है न डायलेशन है, नॉर्मल कंडीशन है। उसके बाद में फुली इफेस्ड 1 सेंटीमीटर डायलेट। ठीक है, अब देखिएगा यहां पे क्या है, यहां की सर्विक्स और यहां के सर्विक्स के अंदर फर्क है कि नहीं है, है ना। इस प्रकार से हल्का सा डायलेट हुआ है, एक फिंगर जा सकता है, ठीक है, आधी फिंगर जा सकती है। और उसका क्या है, सर्विक्स का क्या है, इपेसमेंट हुआ है। अब यहां तो देखो सर्विक्स का इपेसमेंट पूरा हो गया है ना, और डायलेट भी पूरा हो गया, डायलेशन भी पूरा हो गया है। तो इस प्रकार से सर्विक्स का इपेसमेंट और डायलेशन के बारे में बात की है। नेक्स्ट बात करते हैं शो की उपस्थिति। शो की उपस्थिति के अंदर क्या होता है, देखिएगा शो की उपस्थिति, हेडिंग डालिएगा, शो की उपस्थिति।
ये रक्त मिश्रित सर्वाइकल श्लेष्मा का सिक्रेशन होता है जो कि प्रसव प्रारंभ होने के साथ में दिखाई देता है। शो के दौरान रक्त मिश्रित सर्वाइकल म्यूकस प्लग बाहर निकलता है। अब इसके अंदर बच्चों तो इसके अंदर क्या होगा, ये बिफोर स्टार्ट कब होता है, बिफोर लेबर स्टार्ट, लेबर स्टार्ट होता है, वहां से स्टार्ट होता है और उसके बाद में पास आउट फ्रॉम वेजाइना, पास आउट फ्रॉम वेजाइना। क्या वेजाइना से पास आउट होता है, देखिएगा स्टिकी जेली पिंक म्यूकस, ठीक है, ये स्टार्ट होता है। अब देखिएगा तो क्या है जिसके अंतर्गत क्या होता है, इसमें लिखा हुआ है रक्त मिश्रित सर्वाइकल श्लेष्मा का सिक्रेशन होता है। कब होता है, बिफोर लेबर स्टार्ट होने से पहले ये रक्त मिश्रित सर्वाइकल म्यूकोसा है उसका सिक्रेशन होता है, और पास आउट फ्रॉम द वेजाइना से क्या होता है, पास आउट होता है, जिसके अंतर्गत स्टिकी का मतलब होता है चिपचिपा या लसलसा बोल सकते हैं बच्चों, लसलसा जेली लाइक का एक पिंक म्यूकस है, उसका क्या हो रहा है, सिक्रेशन हो रहा है, वो बाहर निकल रहा है। लेबर स्टार्ट होने से पहले ये निकलना स्टार्ट होता है और वेजेना के थ्रू बाहर निकलता है। ध्यान रखना है प्रेजेंस ऑफ शो के अंदर स्टिकी जेली पिंक म्यूकस का सिक्रेशन होता है। देखिएगा इमेज के अंदर मैं बताता हूं, देखिएगा लिखा हुआ है म्यूकस प्लग, इसमें क्या है बच्चों, म्यूकस प्लग का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, म्यूकस प्लग का फॉर्मेशन होता है। देखिएगा यहां पे यार लिखा हुआ है म्यूकस प्लग, ये देखो पिंक कलर का, जिसके अंदर ये प्रक्रिया होती है। अंडरस्टैंड, तो प्रेजेंस ऑफ शो, लेबर होने से पहले एक लसलसा चिपचिपा जेली लाइक सब्सटेंस जो सर्वाइकल म्यूकस है वो बाहर निकलता है, वेजेना के थ्रू बाहर निकलता है। तो ये फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के अंदर देखने को मिलता है। इस प्रकार की प्रक्रिया देखो यहां पे हो रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं बैग ऑफ वाटर का निर्माण। बैग ऑफ वाटर के बारे में बात करते हैं, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है बैग ऑफ वाटर। नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल चेंजेस, बैग ऑफ वाटर का निर्माण लोअर यूट्राइन सेगमेंट के फैलने के कारण इसमें स्ट्रेसिंग होती है, फलस्वरूप फीटल मेम्ब्रेन डेसिडुआ से अलग हो जाता है। सर्वाइकल कैनाल के डायलेशन के कारण फीटल मेम्ब्रेन के निचले सिरे को पर्याप्त सपोर्ट नहीं मिल पाता है, ये सर्वाइकल कैनाल में लटक जाता है। साथ ही गर्भवती शिशु के सिर के सामने का एमनियोटिक फ्लूइड आसानी से इस निचले सिरे में प्रविष्ट हो जाता है, फलस्वरूप ये फूल जाती है। सर्वाइकल कैनाल में स्थित फीटल मेम्ब्रेन के निचले सिरे में पाए जाने वाला द्रव्य एमनियोटिक फ्लूइड, जिसको बोलते हैं फॉर वाटर, ये संरचना बैग ऑफ वाटर कहलाती है। बैग ऑफ वाटर वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत क्या होता है, देखो इंग्लिश में समझिएगा, इसके अंदर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर ड्यू टू स्ट्रेसिंग ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट। लोअर यूट्राइन सेगमेंट जैसे मैंने बच्चों आपको बताया था, ये लोअर यूट्राइन सेगमेंट है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट, इसके अंदर क्या है, स्ट्रेसिंग वाली कंडीशन आती है, खिंचाव आता है। द मेम्ब्रेन आर डिटेच्ड इजली। अब यहां पे प्लेसेंटा के पास में जो मेम्ब्रेन है वो क्या होता है, डिटेच हो जाती है, अलग हो जाती है, बिकॉज ऑफ लूज ऑफ
अटैचमेंट ऑफ पूरली फॉर्म्ड डेसिडुआ, ठीक है। तो डेसिडुआ वाला पार्ट क्या लूज हो जाता है और जिसकी वजह से मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, यहां से खिसक जाती है विद द डायलेशन ऑफ द सर्विक्स कैनाल। अब एक तो यह स्ट्रेसिंग हो रही है, साथ ही साथ में जो डेसिडुआ वाला पोर्शन है वहां पे मेम्ब्रेन है वो लूज हो जाती है। उसके बाद में विथ के साथ डायलेशन ऑफ द सर्वाइकल कैनाल, और एक तो यहां स्ट्रेस पड़ रहा है, मेम्ब्रेन लूज हो रही है, और यहां पे सर्वाइकल डायलेशन हो रहा है ना, यहां पे डायलेशन हो रहा है तो यहां गैप हो रहा है ना। तो द लोअर फॉल ऑफ द फीटल मेम्ब्रेन बिकम अनसपोर्टेड एंड द टेंड्स टू बल्ज इनटू द सर्वाइकल कैनाल। और उसके बाद में क्या है, वो यहां एक तो डायलेशन हो रहा है, गैप हो रहा है, तो क्या आ रही है, नीचे की तरफ आ रहा है। एज it contain liquid which has passed below the presenting part, it is called the bag of water। अब इस कंडीशन के अंदर सीधी सी भाषा के अंदर मैं बात करूं, बैग ऑफ वाटर का फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। ये बच्चों है लोअर यूट्राइन सेगमेंट, लोअर यूट्राइन सेगमेंट, इसके अंदर क्या हो रही है, स्ट्रेसिंग वाली कंडीशन हो रही है। साथ ही साथ में यहाँ की मेम्ब्रेन है वो डेसिडुअल मेम्ब्रेन है, वो लूज हो जाती है। उसके बाद में ये सर्वाइकल डायलेशन आपको देखने को मिल रहा है, सर्वाइकल डायलेशन वो इंक्रीज होता है, और उसके बाद में एमनियोटिक फ्लूइड है वो क्या आता है, नीचे की तरफ आता है, और इस प्रकार से ये बैग ऑफ वाटर का फॉर्मेशन होता है। आपको इमेज के अंदर देखने को मिल रहा है, ये है बच्चों बैग ऑफ वाटर का फॉर्मेशन। इस प्रकार से यहां पे एक तो स्ट्रेसिंग हुआ है, सर्वाइकल डायलेशन हुआ है, तो ऊपर से क्या होगा, नीचे की तरफ पानी आएगा। एमनियोटिक फ्लूइड है वो इस प्रकार से आकर के बैग ऑफ वाटर का फॉर्मेशन करता है, बैग ऑफ वाटर का फॉर्मेशन करता है। अंडरस्टैंड, ये बातें बच्चों आपको ध्यान रखना है। तो बैग ऑफ वाटर वाला एमनियोटिक फ्लूइड है जिसको बोलते हैं फॉर वाटर, और ऊपर वाला जो पानी होता है उसको बोलते हैं हैंड वाटर। अंडरस्टैंड, तो इस प्रकार से बैग ऑफ वाटर का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं। सामान्य सर्विक्स के पूर्ण विस्तारण हो जाने तक झिल्लियां फटती नहीं हैं, हालांकि कई बार झिल्लियां प्रसव प्रारंभ होने के पहले ही फट जाती है, तो कई बार प्रसव आरंभ होने के बाद, परंतु सर्विक्स के पूर्ण डायलेशन होने से पहले फट जाती है। कई बार तो ये झिल्लियां प्रसव की सेकेंड अवस्था में जाकर के फटती है। रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, अरे भाई जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो एमनियोटिक फ्लूइड है, उस एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर तो बच्चा है ना, और उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है। अब वो मेम्ब्रेन नहीं फटेगी तो एमनियोटिक फ्लूइड बाहर नहीं निकलेगा, पानी बाहर नहीं निकलेगा, तो फिर डिलीवरी कैसे होगी। तो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के अंदर कई के अंदर पहले फट जाती है सर्वाइकल डायलेशन होने से पहले, किसी के अंदर सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर के दौरान, किसी का फुल डायलेशन ऑफ द लेबर के अंदर रप्चर होता है ना। तो इस प्रकार से रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के बारे में बात करें, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिएगा रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन द स्पॉन्टेनियसली रप्चर ऑफ फीटल मेम्ब्रेन एनी टाइम बियॉन्ड द 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। 28 वीक प्रेगनेंसी के बाद में कभी भी ये एमनियोटिक मेम्ब्रेन है वो फट सकती है, बट बिफोर द ऑनसेट ऑफ द लेबर। परंतु मोस्टली जो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होना है नॉर्मल कंडीशन के अंदर, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है ना, ROM, ये नॉर्मल होता है ऑनसेट ऑफ लेबर, जब लेबर है, जब डिलीवरी हो रही है, प्रसव हो रही है, उस दौरान में होना जरूरी है। इसमें लिखा हुआ है आफ्टर 37 वीक्स, तो ट्रम PROM, प्री टर्म रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, प्री टर्म रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन आफ्टर 37 वीक्स, जिसमें बोलते हैं टर्म प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, और बिफोर 37 वीक्स में है तो प्री टर्म
प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, प्रीमेच्योर है बच्चों टर्म। ये देखो अच्छा बच्चों, थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया, देखिएगा यहां पे लिखा हुआ है कि यदि मेम्ब्रेन रप्चर हो रही है, यदि मेम्ब्रेन रप्चर हो रही है 37 वीक के बाद में, तो 37 वीक के बाद में तो है, तो ये क्या है, टर्म कंडीशन है। अब इसके अंदर PROM, प्रीमेच्योर, PROM का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, PROM प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन कहेंगे। यदि 37 वीक से पहले है तो टर्म तो नहीं है, ये तो हो गया प्री टर्म, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाएगा। ये दोनों ही टर्मिनोलॉजी आपको याद में रखना है। इतना याद रखना है, यदि मेम्ब्रेन रप्चर हो रही है बिलो द 37 वीक, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन प्री टर्म के अंदर होगा, और प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन टर्म कंडीशन के अंदर होता है, तो उसको बोलते हैं टर्म प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन फॉर 24 आवर बिफोर से ज्यादा पहले होता है तो डिलीवरी इज कॉल्ड द प्रोलॉन्ग्ड रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। यदि डिलीवरी होने से 24 घंटे से पहले रप्चर हो जाती है तो उसको बोलते हैं प्रोलॉन्ग्ड रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। इस प्रकार से एमनियोटिक सैक और ये जो मेम्ब्रेन है बच्चों, इसको क्या करते हैं, एमनी हुक से क्या करते हैं, उसको रप्चर करते हैं, पंक्चर करते हैं। उसके बाद में लास्ट है चेंजेज इन द वाइटल साइन। फिजियोलॉजिकल चेंजेज के अंदर वाइटल साइन भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के दौरान महिलाओं की हार्ट धड़कन की दर 10 से 15% पर मिनट के हिसाब से बढ़ जाती है। हाँ, बढ़ना ही है, टेंशन होता है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की समाप्ति पर पुणे पहले वाली अवस्था में आ जाती है। जैसे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हो जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा। बीपी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के दौरान 10 mm/Hg बढ़ जाता है और टेम्परेचर में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस प्रकार से मैं कहूं कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के दौरान जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस, जिसके अंतर्गत अपने क्या क्या पढ़े, चेंजेज इन वाइटल साइन, दूसरा पढ़े रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन रप्चर होती है। उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर, बैग ऑफ वाटर का निर्माण। उसके पहले पढ़े प्रेजेंस ऑफ द सो, सर्वाइकल डायलेशन, सर्वाइकल इपेसमेंट। सर्वाइकल इपेसमेंट से पहले पढ़े थे लोअर यूट्राइन सेगमेंट का निर्माण। लोअर यूट्राइन सेगमेंट का निर्माण से पहले पढ़े थे डायलेशन ऑफ सर्विक्स, और सबसे पहले पढ़े थे दर्द युक्त गर्भाशय संकुचन की उपस्थिति। तो इस प्रकार से फिजियोलॉजिकल चेंजेस के बारे में आपको याद रखना है। क्वेश्चन ऐसा आता है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, जिसके अंतर्गत फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या पाए जाते हैं, उसको लिखते हुए उसका मैनेजमेंट कैसे करोगे उसके बारे में डिटेल से वर्णन करें। तो मैनेजमेंट वाला क्लास है वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।